केवल एक सीता माता नहीं, वो तो सबसे महान थी, माँ आदरणीय थी। मगर सीता माता के साथ अगर अब कहे तो आपको वो भी परंपरा, क्योंकि हर एक की स्वभाव अलग है। उर्मिला थी, उर्मिला की बहन मांडवी थी, श्रुति कीर्ति थी। और अभी अभी मेरे हाथ में एक किताब दी गई भामती के नाम से। अगर उसकी कथा में सुनाऊं तो समर्पण का परमोत्कर्ष क्या होता है। मैं नहीं कथा बताऊंगी, आपको मालूम, पढ़ो उसको। वाचस्पति मिश्रा की पत्नी, और वो ग्रंथ लिख रहे थे, शादी करके तो लाए मगर इतने मग्न अपने काम में भूल गए। मैं शादी करके लाया, झोपड़े में रहते थे और दिन रात उनका अपना लिखना चलता था। और भामती उनकी पत्नी एक भी शब्द नहीं बोलती थी, पूरी उनकी तैयारी रखती थी। एक दिन केवल ऐसा हो गया, कहते हैं कि जो दिए लिख रहे थे, लिखते लिखते दिए की लौ छोटी हो गई, कम हो गई। धीरे से भामती आती है, उसने वो लौ थोड़ी बड़ी कर दी कि उनको तकलीफ हो रही होगी। तब उनका ध्यान जाता है, हाथ पकड़ कर के पूछते हैं, तुम कौन हो, समझ लो तुम कौन हो। और तब वो अपना परिचय देती है। वो बोलते, इतने दिनों से तुम सेवा कर रही थी इस प्रकार से, और इसलिए अपने ग्रंथ को भामती नाम दिया। ऐसी सेवा करती। तो बहनों, आपकी परंपरा इस प्रकार से बड़ी परंपरा है। मिथिला नगरी वो नगरी है जहाँ से प्रजातंत्र की पहली शुरुआत हुई। ऐसा मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। जब जो आखिरी राजा था जनक के परंपरा का, और वो लायक नहीं था, उसको हटा दिया था, और वहाँ के प्रमुख लोग मिल करके वहाँ का प्रमुख चुनने लगे थे। तो मैं कहूँगी ये प्रजातंत्र का उत्तम उदाहरण है। एक विशेष तथ्य यह है, उपनिषदों का अनुशीलन कीजिए, महाभारत आदि का अनुशीलन कीजिए। राजर्षि, जीवन मुक्त राजर्षियों ने 27 पीढ़ी तक शासन किया हो, यह केवल मिथिला का इतिहास। सूर्य वंश में समुद्भूत ही जनक जी माने जाते हैं।
लेकिन क्षत्रिय होते हुए ब्रह्मवेद माने गए। जीवन मुक्तों ने मिथिला की भूमि में शासन किया। यह गौरव विश्व के अन्य क्षेत्र को सुलभ नहीं है। पराचित स्वरूपा वैकुंठ की लक्ष्मी जगत जननी ने मिथिला की भूमि में भूमिजा के रूप में सीता के रूप में स्वयं को उद्भूत किया। मिथिला वह भूमि है जहाँ जगत जननी भूमि से अभिव्यक्त होती हैं, अयोनिजा होकर अभिव्यक्त होती हैं। बृहदारण्यक उपनिषद का अनुशीलन कीजिए। याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद वहाँ पर चित्रित है। याज्ञवल्क्य महर्षि कहाँ हुए? मिथिला में हुए। गार्गी जैसी विदुषी कहाँ हुई? मिथिला में। महाजन जी सुन रहे हैं, मिथिला ने मातृशक्ति को कितना सम्मान दिया। गार्गी मैत्रेयी योगिनी सुलभा, जिसने योग बल से जनक जी के शरीर में प्रविष्ट होकर प्रश्न किया था, वो योगिनी राजकन्या सुलभा कहाँ हुई? मिथिला में हुई। गौतम मुनि जिन्होंने विश्व को न्याय दर्शन दिया, कहाँ हुए? मिथिला में हुए। इसी प्रकार से और विचार करके देखें तो जिन्होंने विश्व को नव्य न्याय दिया, गंगेश उपाध्याय, गंगेश झा, कहाँ हुए? मिथिला में हुए। आज भी अगर कोई नव्य न्याय को जानता है, उस विद्वान का नाम सुनकर ही सभी नतमस्तक होते हैं। बगला भगवती की कृपा से जिन्होंने नव्य न्याय को उद्भाषित किया, गंगेश उपाध्याय मिथिला में हुए। उदयनाचार्य कहाँ हुए? वाचस्पत मिश्र भामतीकार कहाँ हुए? मंडल मिश्र जो कालांतर में सुरेश्वराचार्य कहाँ हुए? सब मिथिला की देन है। साथ ही साथ शंकर मिश्र जिन्होंने वैशेषिक दर्शन पर खंडन खंड खाद्य पर अद्भुत भाष्य लिखा, वो कहाँ हुए? मिथिला में हुए। जिन विद्यापति महान भाव की गाथा अभी हम सुन रहे थे, वो कहाँ हुए? मिथिला में हुए। चैतन्य महाप्रभु ने नव्य न्याय का अध्ययन कहाँ किया? मिथिला में किया। चैतन्य महाप्रभु जब विरह दशा में होते थे तो या तो जयदेव जी के गीत गोविंदम के पद को सुना करते थे, या उस विरह वेदना की दशा में विद्यापति के द्वारा विरचित पदों को सुना करते थे। चैतन्य महाप्रभु जैसे स्नातक को किसने दिया? मिथिला की भूमि ने दिया। यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और एक विचित्र बात है, भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग, जिनका आविर्भाव तथ्य तो यही है कि ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ। उनके और मंडन मिश्र जी के शास्त्रार्थ में अध्यक्षता किसने की? उभय भारती ने। मिथिला का गौरव। मंडन मिश्र साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार, शंकर जी साक्षात शिव के अवतार, दोनों में शास्त्रार्थ हो और सभा की अध्यक्षता सुलभा उभय भारती करें, मंडन मिश्र की पत्नी करें। यह मिथिला का वैदुष्य विश्व को चमत्कृत नहीं करता है? और विचित्र बात, पूर्व मीमांसा के विशेषज्ञ के रूप में मंडन मिश्र की प्रसिद्धि थी, लेकिन जब वो पिता पितामह के निमित्त श्राद्ध कर रहे थे, भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग कुमारी भक्त पाद की प्रेरणा प्राप्त कर नभो मार्ग से मंडन मिश्र के भवन में प्रविष्ट हुए। वहाँ 2 महर्षि विद्यमान थे। मंडन मिश्र कितने सिद्ध रहे होंगे? शंकर दिग्विजय का आप महान भाव अध्ययन करें। पूर्व मीमांसा के रचयिता जैमिन महर्षि वहाँ पर श्राद्ध काल में विद्यमान थे। उत्तर मीमांसा के रचयिता, पुराणों के रचयिता, भगवद गीता को उद्भाषित करने वाले महाभारत के रचयिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भगवान वहाँ विद्यमान थे। और एकांत में सनातन धर्म के संरक्षण की भावना से भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने परामर्श लिया
वेदव्यास जी से, जैमिन महर्षि से हमारा और मंडन जी का शास्त्रार्थ होगा, उसमें अध्यक्षता किसकी मानी जाए? दोनों महर्षियों ने कहा उभय भारती की अध्यक्षता मानी। और उभय भारती कितनी सिद्धा थी, हाथ कंगन को आरसी किया। वे मान्य अतिथियों के लिए, पतिदेव के लिए, घर में प्रतिष्ठित देवी देवता के लिए स्वयं भोजन बनाती, लेकिन दोनों के गले में माला डाल देती और कहती जो शास्त्रार्थ में पराजित होगा उसकी माला मुरझा जाएगी। अंत में उभय भारती ने न्यायाधीश माला को बनाया। शास्त्रार्थ में जिस दिन जिसकी माला मुरझा जाएगी वो पराजित माना जाएगा। वाणी से बोलने की आवश्यकता नहीं हुई कि मंडन मिश्र जी मेरे पतिदेव आप पराजित हो, केवल मुस्कुरा दिया और माले की ओर संकेत किया, आपकी माला मुकलित हो गई, मुरझा गई, आप अपनी पराजय मान लीजिए। इसी प्रकार से चंदा झा, इन्होंने, लोगों को प्रायः पता नहीं है, तुलसीदास महाभाग ने तो रामचरितमानस की रचना की, चंदा झा जी का रामायण भी मैथिली में है। उसका प्रकाशन अधिक से अधिक हो और बन सके तो हिंदी में उसका अनुवाद भी होना चाहिए, ताकि उस रामायण की प्रसिद्धि हो सके। महामहोपाध्याय मुकुंद झा, जिनके बारे में मैथिली जानने वाले जानते हैं, ये आन पंडित के पोथी से मुकुंद के थोथी, सुनिए मधुबनी वाले, ये आन पंडित के पोथी से मुकुंद के थोथी, मुकुंद झा महामहोपाध्याय इतने बड़े विद्वान हुए। ये सब महापुरुष मिथिला में हुए हैं। वैसे पूरे भारत की कीर्ति विश्व में ख्याति प्राप्त है, लेकिन आजकल की दृष्टि से देखें तो मिथिलांचल की मेधा शक्ति और श्रम शक्ति दोनों ही भारत को ही नहीं विश्व के अनेक क्षेत्रों को उद्दीप्त किए हुए हैं।